अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नियोप्लेजिया हम पढ़ रहे थे। नियोप्लेजिया में आज हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। अगर ये आपको आ जाएगा तो इसका मतलब है कि बस और चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो नियोप्लेजिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, कॉजेस थे या टाइप्स थी या नोमेनक्लेचर था, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमने बात करनी है नियोप्लेजिया में कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में। होता क्या है कि ये एक नॉर्मल सेल है और ये नॉर्मल स्टेप सेल किस तरह से कार्सिनोजेनिक या नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट होगा, इस सारे स्टेप को, इन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है। सो कार्सिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नॉर्मल सेल कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट होता है। अब वो ये बात कहता है कि ना तो एक सिंगल म्यूटेशन की वजह से, ये नहीं है कि एक सेल के अंदर सिंगल म्यूटेशन थी और वो कार्सिनोजेनिक हो गया, ना ही इतना आसान है कि एक स्टेप में सिंगल सेल कार्सिनोजेनिक स्टेप में कन्वर्ट हो जाए। ना ये सिंगल सेल है, ना ये सिंगल म्यूटेशन की वजह से होता है, बल्कि कार्सिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इसमें मल्टीपल म्यूटेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, मल्टीपल अल्टरेशंस रिक्वायर्ड हैं नॉर्मल सेल की फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। ठीक है। सो हम देखेंगे कि किस तरह से एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, क्या क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं और किस तरह से वो सेल जो है वो एक कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। ये सारी बातें हमने करनी है और ये जो फीचर्स हमने पढ़ने हैं, ये जो फैक्टर्स पढ़ने हैं जिनके थ्रू एक नॉर्मल सेल कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस के हॉलमार्क्स। ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस के हॉलमार्क्स, ये तकरीबन 8 हॉलमार्क्स हैं। ये प्रेजेंट होना मस्ट है एक सेल के लिए अगर उसने कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट होना है। इससे पहले उसने एक बात की हुई है बुक के अंदर डार्विनियन सिलेक्शन की। ठीक है। सो थोड़ा सा आपको डार्विनियन सिलेक्शन के बारे में भी बता देती हूँ। डार्विनियन सिलेक्शन के बारे में आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस नॉलेज है, वो क्या है? डार्विनियन सिलेक्शन हम एफएससी में पढ़ के आए हैं और डार्विनियन सिलेक्शन के लिए बस एक ही बात याद हमने रखनी होती है, वो है सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द बेस्टेस्ट। जो आपके पास ज्यादा फिट होता है, जो स्ट्रक्चरली फंक्शनली ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पोटेंशियल रखता है, वो फर्दर ग्रो करेगा और बाकी वाले क्या हो जाएंगे? रिग्रेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी से मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि हमारी जो ओवरी होती है, उस ओवरी में हर महीने तकरीबन 15 से 18 एग जो हैं वो मेच्योर होने के लिए चुने जाते हैं। उनमें इनिशियल स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इनमें से जो फंक्शनली स्ट्रक्चरली ज्यादा कंपेटेंट है, ज्यादा फिट है, सिर्फ वही मेच्योर होता है और वही ओव्यूलेट होता है और फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती बात की बात है, बाकी सारे के सारे रिग्रेस हो जाते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि जो हमारे पास नियोप्लेजिया है या ट्यूमर का प्रोसेस है, इन ट्यूमर सेल के अंदर भी यही फिनोमेना चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल था, ठीक है, ये ट्यूमर सेल था और इसने डिवाइड होके आगे अपनी जैसी ही 2 कॉपीज बनाई। इन दोनों कॉपीज में से ये ज्यादा बेस्ट था, ये ज्यादा फिटेस्ट था, सो इसको फर्दर सेलेक्ट किया गया और इसने भी फर्दर क्या बना दी? 2 कॉपीज बनाई। इन दोनों कॉपीज में से ये ज्यादा बेस्ट था तो ये फर्दर जो है वो ग्रो करेगा और यूं हमारे पास क्या आना शुरू हो गई? ऑल्टरेशन आना शुरू हो गई, वैरायटी आना शुरू हो गई। विद टाइम ट्यूमर जो है वो ज्यादा पोटेंशियल गेन करता जा रहा है, ज्यादा बेस्ट होता जा रहा है, ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। इसको रिमूव करना, ट्रीट करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि विद टाइम ये क्या अचीव कर रहा है? हेट्रोजेनिसिटी। तो ये बात आपको समझ आ गई कि इनिशियली ये क्या होता है? मोनोक्लोनल इन ओरिजिन होता है, लेकिन विद टाइम ड्यू टू डार्विनियन सिलेक्शन, क्योंकि बेस्ट वाला सर्वाइव करता है तो ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है और इसमें क्या आ जाती है? हेट्रोजेनिसिटी आ जाती है। अब यही जो डार्विनियन सिलेक्शन है, इसी की बेस पे हमें पता चला कि क्यों विद टाइम ट्यूमर एग्रेसिव होता जा रहा है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि विद टाइम उसमें थ्रू द डार्विनियन सिलेक्शन ओव्यूलेशन इन्वोल्यूशन होती जा रही है। ठीक है, एवोल्यूशन होती जा रही है और विद टाइम वो थेरेपी को रिस्पॉन्ड करना भी कम कर रहा है, थेरेपी से रेजिस्टेंट होता जा रहा है इसी फिनोमेना की वजह से। तो ये बात समझ आई आपको कि विद टाइम ट्यूमर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। क्यों? डार्विनियन सिलेक्शन के थ्रू, क्योंकि बेस्ट वाला सर्वाइव करता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और यूं उसमें एवोल्यूशन नजर आती है। ठीक है, इनिशियली वो मोनोक्लोनल है लेकिन बाद में वो हेट्रोजेनिक हो जाता है। अब बात करते हैं कैंसर के हॉलमार्क्स की। वो कौन सी 8 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रोग्रेस करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, कार्सिनोजन में कन्वर्ट होने के लिए। अब उन 8 की मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, फिर हम टर्न बाय टर्न जो है
सारे हॉलमार्क्स को डिस्कस करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो बच्चों, एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल को चाहिए होते हैं बहुत सारे ग्रोथ सिग्नल्स, डिफरेंट स्टेप्स में चाहिए होते हैं। जब ये ग्रोथ सिग्नल्स आके इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो फिर कहीं जाके इसने क्या करना है, इसने ग्रो करना है, और इन ग्रोथ सिग्नल्स को बॉडी रेगुलेट करती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो कैंसरस सेल है वो इन एक्सटर्नल ग्रोथ सिग्नल्स पे रिलाई करना छोड़ देता है, ठीक है। वो अपने ग्रोथ सिग्नल्स अटेन कर लेता है, अपने ग्रोथ सिग्नल्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देता है और एक्सटर्नल ग्रोथ सिग्नल्स पे रिलाई नहीं करता। सो पहला स्टेप ये है कि कैंसर सेल के लिए जरूरी है कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए इन ग्रोथ सिग्नल, यानी ग्रोथ सिग्नल में वो खुद अपने लिए काफी होना चाहिए, खुद अपने ग्रोथ सिग्नल जनरेट कर लेगा। दूसरी बात क्या हो रही होती है, हाँ, दूसरी बात क्या हो रही होती है कि जब आपका सेल, एक नॉर्मल सेल ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स मौजूद होते हैं। जैसे वो ओवर ग्रोथ करेगा तो ये ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल उसको इनहिबिट कर देते हैं और ओवर ग्रो करने नहीं देते। लेकिन क्योंकि ये कैंसरस सेल है, इसने एक्सेसिव ग्रोथ करनी है, तो इसके लिए जरूरी है कि ये इन ग्रोथ इनहिबिटरी सेल के लिए भी क्या हो जाए, इनसेंसिटिव हो जाए और इनको रिस्पॉन्स ना करे। तो दूसरी कैंसर सेल में क्या खसूसियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल। एक तो ग्रोथ स्टिमुलेटरी सिग्नल्स अपने अटेन कर लिए, दूसरा जो इनहिबिटरी सिग्नल थे उनको भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपने मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर लेता है और जितना कम ज्यादा मेटाबॉलिज्म इसको चाहिए ये अपनी ग्रोथ के मुताबिक मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या करता है, अपने सेल मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर लेता है, जितने प्रोटीन चाहिए, जितना आरएनए डीएनए रिक्वायर्ड है उतना जनरेट करता जाएगा, ठीक है जी। चौथी चीज ये है कि हमने कहा कि जब एक सेल के अंदर थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटीज आती हैं डीएनए में, प्रोटीन में, तो जीन्स पड़ी हुई होती हैं, सेंसर जीन उसको सेंस करती हैं और एपोप्टोसिस का पाथवे स्टार्ट करा देती हैं ताकि इसको क्या कर दे, एपोप्टोसाइज कर दे, किल कर दे। लेकिन ये जो ट्यूमर सेल होगा ये एपोप्टोटिक जीन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एपोप्टोटिक जीन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो इसकी एपोप्टोसिस भी नहीं होनी। एपोप्टोसिस नहीं होनी तो ये इमोर्टैलिटी आ जाती है इसमें, यानी ये मरता नहीं है इतना जल्दी, ठीक है। इतनी जल्दी ना इसकी एपोप्टोसिस होती है, ना नेक्रोसिस होती है, ना इसकी किलिंग होती है, ना डेथ होती है। सो ये इमोटाइल हो जाता है। सो यहां तक समझ आ रही है कि जो कार्सिनोजेनिक सेल है उसके हॉलमार्क्स क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको कैंसरस बना देते हैं। सबसे पहली बात ये कि वो ग्रोथ सिग्नल अपने अटेन कर लेता है, जब उसका दिल चाहता है, जितना उसका दिल चाहता है वो ग्रो करता है, वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरी बात है कि वो ग्रोथ सिग्नल को भी, इनहिबिटरी सिग्नल को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, खुद सेल मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करता है, एपोप्टोसिस को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। एपोप्टोटिक जीन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इवेजन टू एपोप्टोसिस शो करता है। उसके बाद लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल है, इमोटाइल है, बहुत जल्दी इसकी डेथ भी नहीं होनी। उसके बाद क्या है, क्योंकि अब ये एक्सेसिवली ग्रो कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए होती है, ब्लड सप्लाई। तो ये सस्टेन एंजियोजेनेसिस कर लेता है, ब्लड वेसल्स की, कोलेटरल ब्लड वेसल्स की जनरेशन कर लेता है ताकि इसको ब्लड मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और ये जितना इसका दिल चाहता है ये रेप्लिकेट हो 10, 8, 10, 100, 150, 200 कॉपीज अपनी बनाता जाए। तो अगला स्टेप ये कार्सिनोजेनिक सेल्स में क्या होता है कि इसके पास सस्टेन एंजियोजेनेसिस होती है, यानी कांस्टेंट ब्लड सप्लाई होती है, जितना इसका दिल चाहता है उतने न्यूट्रिएंट्स वहां से लेता रहता है। उसके बाद ये इन्वेजन शुरू कर देता है, ठीक है, सराउंडिंग एरियाज को इन्वेट करता है और मेटास्टेसिस का पोटेंशियल रखता है, मेटास्टेसाइज होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल सकता है। और आखिरी बात यह है कि इम्यून सिस्टम या इम्यून जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उन सारे रिस्पॉन्सेज के लिए भी इनसेंसिटिव होता है, इन्वेसिव होता है, उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि जो एक कैंसरस सेल है, कार्सिनोजेनेसिस होने के लिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो ही वो कार्सिनोजेनिक सिग्नल है। कौन से कार्सिनोजेनिक सेल है, कौन से फैक्टर्स होंगे, एक तो ये कि उसको क्या होना चाहिए, नंबर 1 अपने ग्रोथ फैक्टर होने चाहिए, नंबर 2 वो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल को रिस्पॉन्ड ना करे, अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, अपने सेल मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर लेगा, एपोप्टोसिस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एपोप्टोटिक जीन्स को, ठीक है। उसके बाद वो अपनी सस्टेन एंजियोजेनेसिस को मेंटेन करता है ताकि उसको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और वो ग्रो करता रहे। लिमिटलेस पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, इमोटाइल है, वो डेथ उसकी इतनी जल्दी नहीं होनी, इन्वेसिव है, मेटास्टैटिक है और इम्यून सर्वेलेंस या इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून रेगुलेशन को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये सारी चीजें जब होंगी तो वो एक बहुत ही जहरीला सा सेल बन जाएगा जो कि
ना तो बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, ना बॉडी के कंट्रोल में है, बस ग्रो कर रहा है, करी जा रहा है, ग्रो करी जाएगा, तो ये कार्सिनोजेनिक सेल है जो अपनी मर्जी से अपनी मदद आप तहत, ना तो बॉडी पे कंट्रोल है इसका, ना ये मर रहा है, ना ये कुछ है, तो ये कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। और ये सारे स्टेप्स होना जरूरी हैं कार्सिनोजेनेसिस को डेवलप करने के लिए। अब जो फर्स्ट स्टेप है हम उसकी डिटेल शुरू करेंगे कि किस तरह उसके पास ग्रोथ सिग्नल अपने आ जाते हैं और वो दूसरे ग्रोथ सिग्नल्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। सो सबसे पहली बात हम करेंगे कि किस तरह से सेल सफिशिएंसी अटेन कर लेता है इन ग्रोथ सिग्नल्स में वो सेल सफिशिएंसी किस तरह से अटेन करता है। अब इसको यार बड़े गौर से समझना, यहाँ से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये जो पूरा सेल सफिशिएंसी वाला पाथवे है, नॉर्मली आपको मैंने बताया था कि ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ कॉज करने के लिए, प्रोलिफरेशन करने के लिए कौन सी जीन्स होती हैं, ग्रोथ कौन सी जीन्स कराती हैं, सेलुलर प्रोलिफरेशन कराने के लिए आपके पास होती हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। कौन होती हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या बनाती हैं? प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन्स बनाती हैं। और ये जो प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन्स हैं ये डिफरेंट तरह के हैं, बहुत सारे स्टेप्स पे ये काम करते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की प्रोलिफरेशन के लिए। अगर किसी एक स्टेप पे, फॉर एग्जांपल प्रोटो ऑन्कोजीन्स ने एक प्रोटीन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, इसने इसको सिग्नल दिया, इसने इसको और इसने आगे प्रोलिफरेशन करा दी, तो जाहिर है किसी एक भी प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन हुई तो स्टेप बहुत ज्यादा प्रोसीड करेगा और ग्रोथ एक्सेसिव होगी। अब कैसे होगी ये हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी इनमें म्यूटेशन आ जाएगी, क्या होगी? कहीं पे भी इनके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ऑन्कोजीन्स में। प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ऑन्कोजीन में। और ये जो प्रोटीन बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑन्कोप्रोटीन्स होते हैं। ऑन्कोप्रोटीन्स म्यूटेटेड होंगे, एक्सेसिवली काम करेंगे। जब ये एक्सेसिवली काम करेंगे तो एक्सेसिव सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होगी। एक्सेसिव सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होगी तो यही तो नियोप्लेजिया का कैरेक्टरिस्टिक है। अब किस तरह इनके अंदर म्यूटेशन आती है और ये एक्सेसिव काम करेंगी, ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि नॉर्मली ये किस तरह से सिग्नल्स देके सेल की ग्रोथ करती हैं। और फिर हम देखेंगे कि अगर उस सिग्नल्स में, उस पाथवे में म्यूटेशन आती है तो कैसे एक्सेसिवली सेल ग्रो करेगा। ठीक है, सो ये समझने के लिए हमें पहले क्या देखना है? नॉर्मल पाथवे देखना है ग्रोथ का, जो कि ऑन्कोजीन रेगुलेट करती हैं प्रोटो ऑन्को नॉर्मल करती हैं और ऑन्को जब वो म्यूटेटेड हो जाती हैं कैंसरस हो जाती हैं। ठीक है, सो बात करते हैं, बुक के अंदर इसका बड़ा अच्छा पिक्चर से भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली क्या है आपके पास? प्रोटो ऑन्कोजीन्स है और ये क्या बनाती हैं? प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये डिफरेंट तरह के हैं और ये ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं बात करते हैं। ये प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन में एक प्रोटीन बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर जो है ग्रोथ सिग्नल्स का पहला डोमेन है, ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या बना दी है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स ने प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन बनाया और प्रोटो ऑन्कोप्रोटीन में ये कौन सा प्रोटीन है? ये सबसे पहले आ गया हमारे पास ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर एक ग्रोथ रिसेप्टर पे जाकर अटैच होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इतना ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे क्या करना है? इस ग्रोथ फैक्टर ने अटैच होना है। जब ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे अटैच होता है तो ये आगे से ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक लाइगेंड प्रोटीन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स को। इन सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया? रास आ गया। ये जो रास है ये इनिशियली इनएक्टिवेटेड स्टेज में होता है और इसने क्या बाइंड किया हुआ होता है अपने साथ? GDP। इसकी डिटेल आगे भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे मिलता है, लाइगेंड के थ्रू इसको सिग्नलिंग मिलती है, तो ये GDP को हटा के अपने साथ क्या अटैच कर लेता है? GTP अटैच करता है। जब ये GTP अटैच करता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? पूरे कैस्केड के थ्रू सिग्नल देगा किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है, किसको सिग्नल देगा? ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को। सो हमारे पास पहले ग्रोथ फैक्टर की अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बाद सिग्नल्स आए, सिग्नल ने सिग्नल ट्रांसडक्शन हुई और सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद सिग्नल्स चले गए ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है और मैसेंजर आरएनए से